नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के राज में जो बदसलूकी उद्धव ठाकरे के साथ की गई है उसकी मिसाल आपको जल्द नहीं मिलेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है उसमें पहले बगावत कराई गई, फिर पार्टी तोड़ी गई, फिर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, फिर उनकी पार्टी का जो नाम था वो छीन लिया, फिर पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसे जब्त कर लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब से बिखर कर, टूट कर उद्धव ठाकरे एक बार फिर से जिस तरह खड़े हुए वो भी अद्भुत है। और 15 दिन बाद मुंबई में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जिसे आर पार की लड़ाई कहा जा रहा है, शिंदे वर्सेस ठाकरे, उद्धव वर्सेस मोदी, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, अगर ये जो जंग है, द ग्रेट मराठा वॉर, अगर ये वॉर ठाकरे ने जीत ली, अगर जीत ली, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं मुंबई से, तो समझ लीजिए कि मोदी और अमित शाह के अब तक के कैरियर में ये उनकी सबसे बड़ी पराजय होगी। पराजय ही नहीं, सबसे बड़ा अपमान भी होगा। अब दोस्तों, ये जो सियासत की जंग है, इसमें ये मोदी और शाह, ये गुजरात लॉबी या इनके करीबी लोग किस तरह अपने राजनीतिक शत्रुओं की घेराबंदी करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन पर छापे डलवाते हैं, उनको सताते हैं और कभी कभी हर हदें पार कर जाते हैं। उसकी ये मिसाल है अंधेरी की जंग, ये मिसाल है उसकी। और यहां पर भी ये गुजरात लॉबी एक बड़ी गलती कर गई। दरअसल ये जो साहिबा है, ये जो मैडम है ऋतुजा लटके, ये विधवा है, विडो हैं। इनके जो हस्बैंड थे रमेश लटके, वो शिवसेना के विधायक थे, उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से कुछ महीने पहले। और ये बाई इलेक्शन अब उनकी पति की मौत की वजह से हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने ऋतुजा जी को सोचा कि हम टिकट दे दें, लेकिन क्योंकि ये क्लर्क थी बीएमसी में तो इनको रिजाइन करना था। और यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार हो, बीएमसी का प्रशासन हो, एकनाथ शिंदे के लोग हों, उस विडो के पीछे लग गए, उन पर लगातार दबाव बनाया गया। और जो मिसेस लटके का कहना है, उनका ये कहना है कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, वो सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ ना जाए। और इस कश्मकश में कहीं ना कहीं उनका ज़मीर जागा और उन्होंने कहा कि मैं शिंदे के साथ नहीं जाऊंगी, मैं ठाकरे के साथ जाऊंगी, मैं उस शख्स के साथ जाऊंगी जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और मुझे लगता है कि नैतिक रूप से ये युद्ध पहले से ही भाजपा के लिए पराजय बन गया है। अब दोस्तों, अक्सर जब राजनीति के, सत्ता के, सरकार के नशे में चूर होकर जब फैसले लिए जाते हैं तो फिर गलतियां होना लाजमी है। और गलतियां दिल्ली दरबार बार बार कर रहा है। सबसे बड़ी गलती यह है कि जिस तरह से इस विडो से, इस विधवा के साथ जो बर्ताव हुआ है पिछले 15 दिन में, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जी हाँ, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके ये महिला जो है अपना नामांकन भर पाई, इसका इस्तीफा स्वीकार किया गया। और जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है वो अपने आप में अकल्पनीय है। बहरहाल, मैं इस पर डिटेल से जाऊंगा कि इस कश्मकश का ये जो युद्ध है, ये जो मराठा वॉर है, द ग्रेट मराठा वॉर ऑफ 2022, ये बाइपोल है, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होंगे 2024 के चुनाव में, मैं इस पर डिटेल बात करूंगा। खुलकर बात होगी अशोक वानखेड़े से, अनुराग चतुर्वेदी से, दो एक्सपीरियंस पत्रकार जो मराठा पॉलिटिक्स को समझते हैं, महाराष्ट्र को समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो बातें मैं रखना चाहता हूं। अब दोस्तों, कहने को ये अंधेरी ईस्ट की लड़ाई है, मुंबई की लड़ाई है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है,
इस उपचुनाव का, वो ना सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ रहा है बल्कि दिल्ली की सियासत पर भी। इससे प्रभावित ना सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे होंगे, मोदी और शाह भी प्रभावित होंगे इसके परिणाम से। उसकी वजह यह है कि पिछले 8 साल से पर्दे के पीछे जो मोदी वर्सेस उद्धव ठाकरे ये जो जंग चल रही थी, जो लड़ाई चल रही थी, कहीं ना कहीं इसका नतीजा भी सामने आएगा कि कौन कितने पानी में है। और यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि ये जो इम्पैक्ट करने जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होता है, ठाकरे जीतते तो हैं तो फिर क्या होता है। लेकिन मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जो भी जीतेगा, ये जो युद्ध है जो अगले महीने 15 दिन बाद जिसके नतीजे आएंगे, उसका असर सबसे पहले बीएमसी के चुनाव पर होगा। और ये बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत क्रूशल है। इसके अलावा इस जीत से कहीं ना कहीं ये तय हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे में अभी भी दम है और ठाकरे डीएनए को मिटाया नहीं जा सकता, कम से कम मुंबई में, महाराष्ट्र में। और 2024 का माहौल तय होगा। माहौल इसलिए तय होगा कि अभी से ना सिर्फ शरद पवार और कांग्रेस और बल्कि लेफ्ट और भी तमाम पार्टियां सब की सब धीरे धीरे उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रही हैं, लामबद्ध हो रही हैं। एक बार 2024 का माहौल भी तय होगा। अब दोस्तों, ये अंधेरी की जंग में अगर मुकद्दर का सिकंदर उद्धव ठाकरे बनते हैं, जैसा कि लग रहा है भीड़ से, तो इसका सबसे बड़ा जो असर होगा वो एकनाथ शिंदे की पर्सनालिटी पर पड़ेगा। उनकी जो उम्मीदें हैं महाराष्ट्र के किंग बनने की, उस पर पानी फिर जाएगा। और आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं हाशिए पर होंगे। और चौथी बड़ी बात, फडणवीस जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं या मोदी जिन्हें बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलों का दौर पड़ेगा। बहरहाल, अगर जंग इतनी बड़ी है तो उसको बताने वाले रिपोर्टर भी दिग्गज होने चाहिए। मैं आपको सीधे महाराष्ट्र ले चल रहा हूँ क्योंकि आज अशोक वानखेड़े अकोला में हैं और अनुराग चतुर्वेदी, बहुत ही दिग्गज पुराने पत्रकार, वो मुंबई में हैं। तो अकोला में वानखेड़े साहब से बात करते हैं, मुंबई में अनुराग जी से बात करते हैं और ग्राउंड सिचुएशन समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जो 2024 तक को प्रभावित करने जा रही है। सुनते हैं इन दिग्गजों को। भाऊ, सबसे पहला सवाल आपसे, घेराबंदी तो उद्धव की हो रही थी कि किसी तरह से उद्धव को रगड़ दिया जाए इस बार, और ये जो अंधेरी का जो चुनाव हो रहा है बाईपोल अंधेरी ईस्ट से, चारों तरफ से घेरा गया था, यानी बीएमसी भी, उसमें अदालतें भी हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं है, उसमें महाराष्ट्र सरकार, पुलिस, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे खुद। इस घेराबंदी का अब असर उल्टा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो ऐसा लग रहा है जैसे सहानुभूति जो है इस वक्त उद्धव के साथ चल रही। तो दांव क्या उल्टा पड़ गया? बिल्कुल दांव उल्टा पड़ गया। और सबसे बड़ा जो अहम बात जो है, जो एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, भाजपा और जो वर्तमान सरकार में जो गुट है, वो इस बात को बार बार कह रहा था कि ओरिजिनल शिवसेना हम, हिंदुत्व हमारे साथ है, बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो चेयर लखनी की नौटंकी क्या की थी, देवेंद्र फडणवीस पानी पी पी के लोगों को बताते हैं कि कैसा पूरा महाराष्ट्र शिंदे के साथ है। सवाल यह है कि यदि शिंदे की शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना है, वो हिंदुत्व की रक्षा करती है, बाल ठाकरे के विचारों की रक्षा करती है, तो फिर चुनाव में सामना करे, आमने सामने की बात करें, बाला साहब ठाकरे या आनंद दिघे, या आमने सामने से लड़ने वाले लोग हैं, ये पीछे से वार करने वाले लोग हैं। जब लटके का मृत्यु हुई, वहां बाई इलेक्शन हो गया अंधेरी ईस्ट में। ऐसे में ऋतुजा जो उनकी पत्नी थी, विधवा थी, उसका सबसे पहले उम्मीदवार के तौर पे शिवसेना ने नाम की घोषणा की। तो आप अपना उम्मीदवार उतारते डंके की चोट पे और जितवा के लाते। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसका इस्तीफा मंजूर नहीं होने दिया। वो क्लरिकल पोस्ट पे थी बीएमसी में, उसको इस्तीफा मंजूर करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। और कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, वो इस सरकार को जरा भी, थोड़ी भी शर्म होती तो ये सरकार इस्तीफा देके निकल जाती। उन्होंने ये कहा कि कोई भी कर्मचारी यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका इस्तीफा क्यों मंजूर नहीं करते? क्या ये विशेष अधिकार नहीं है कमिश्नर के पास? क्या इसके पहले ऐसे काम आपने नहीं किए हैं? ये मामला कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए था। क्यों आप इसको देरी कर रहे हो? उसने 1 महीने का अपना 60,000 रुपए का वेतन भी भर दिया था पेनल्टी के तौर पे।
तो तब उसके बाद कोर्ट में शर्म मतलब बेशरम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी है, इनके वकील ये कहते हैं कि साहब हम मंजूर तो कर देंगे इस्तीफा, फिर भी 1 महीने का टाइम चाहिए, 1 सप्ताह का टाइम चाहिए। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, 11 बजे के पहले इसको खत्म करो। सवाल ये नहीं है दीपक भाई, सवाल यहां तक नहीं है। ये आपकी ये जो खींचतान है, जो ये पीछे से वार करने की जो आपकी जो ये जो नई नई चालें जो चल रही है, इस ये सरकार जो मैं वो सर्कस वाली साइकिल कहता हूं, एक पहिया बड़ा है, एक पहिया छोटा है। लेकिन इस सरकार की खासियत ये है, इस बारे में कोई नहीं विचार करता। ऋतुजा लटके के वकील की फीस तो या तो शिवसेना ने दी होगी या ऋतुजा जी ने दी होगी, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वकील खड़े होते हैं हाई कोर्ट में, उसका पैसा किसने दिया? वो टैक्स पेयर्स का मनी है मुंबई के। और उलूल जुलूल चीजों के लिए, सिर्फ इसलिए कि ऋतुजा चुनाव ना लड़े। क्या ऋतुजा से डरते हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे? क्या बाला साहब ठाकरे का और आनंद दिघे का नाम लेते और हिंदुत्व के नाम से लड़ाई लड़ने वाली इस जो तिकड़ी है, क्या इन्हें इस बात को शर्म नहीं आती कि एक महिला के सामने आप ये इधर उधर के दांव करते हैं? जाइए, आप सीधा जाइए, आमने सामने टकराइए, लड़िए। ये लड़ इसलिए नहीं रहे हैं, इन्हें मालूम है वहां नतीजे क्या आ सकते हैं। चतुर्वेदी जी, आप इतने बरसों से शिवसेना को भी देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं मुंबई से। मैं एक चीज जानना है आपसे, ये चाह रहा था कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, लड़ाई तो इनकी दोनों की थी, शिवसेना की लड़ाई थी। और ये जो लटके साहब जिनकी मौत हुई है, दुबई में मौत हुई हार्ट अटैक से, ये साहब शिवसेना के थे। तो कायदे से जो बाई इलेक्शन हो रहा था, उसमें एक कैंडिडेट उद्धव का खड़ा होना चाहिए था, एक एकनाथ शिंदे गुट का खड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो ये जो छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता था कि शिंदे हमारे भाई हैं, ये है वो है, मुझे लग रहा है कि शिंदे को एक बहुत बड़ा झटका है। तो शिंदे कैंप में अब क्या चल रहा है? उनकी तो कहीं नुमाइंदगी ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे कैंप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी है, क्योंकि अगर आप उसको प्रॉक्सी नहीं मानते तो वो जब वो चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, और जबकि उसने चुनाव आयोग को जो अर्जी दी है, जो अगर आप उनका चुनाव चिन्ह का विवाद देखें तो उन्होंने चुनाव चिन्ह के ये चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग को ये कहा कि अंधेरी पूर्व का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हम अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं, इसलिए हमारे को चुनाव चिन्ह के जो निर्णय है उस पर निर्णय लिया जाए। और एक तरीके से वो चुनाव आयोग के सामने भी झूठ बोले, महाराष्ट्र की जनता के सामने भी झूठ बोले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शेड्यूल 10 वाला जो प्रोविजन था, जिसको तोड़ के जिसका कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन मसला है, उसमें अगर ये इसको मर्ज करा लेते थे तो ये जो सारी बहस जो अशोक वानखेड़े जी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ये एक अप्रासंगिक बहस है, ये एक फार्स है। देखिए, ये एक सूरियलिस्टिक जिससे बहस है वो थी, क्योंकि असल में जो था वो भारतीय जनता पार्टी उद्धव से बदला लेना चाहती थी, उसके राज से वो चिंतित थी, और उसके जो राजनीतिक मंतव्य थे तो उन्होंने ये एक बिना बात का शिखंडी खड़ा किया। और ये जब ये खड़ा हो गया शिखंडी, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने ये बहुत कम विकल्प था, क्योंकि ये जो जब भारतीय शिवसेना का असली कैंडिडेट जब खड़ा हुआ था तब भी इन्होंने मुर्जी पटेल को खड़ा किया था, तो उससे उनका मोहब्बत प्रेम तो पहले का था। और वहां पे गुजराती और जिस तरीके से वो आशीष शेलार जो यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका वो बंदा है। देखिए, जो मिसेस लटके हैं, जो विडो हैं ऋतुजा लटके, इनको जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से भी पैगाम भेजा गया था कि आप आइए, आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िए, एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से बीजेपी आपकी मदद करेगी और हम आपको जिताएंगे भी और मंत्री भी बनाएंगे। तो इतना बड़ा ऑफर इस विधवा को दिया गया था, पैसे का और मंत्री बनने का, जो उनके पति भी नहीं बन पाए। इतना बड़ा ऑफर उन्होंने क्यों ठुकरा दिया? क्या इससे आपको क्या मतलब, इससे हम क्या समझे कि इस वक्त जो काडर है शिवसेना का वो क्या सोच रहा है? ये इसका मतलब ये है कि जो शिवसेना में जो महिलाएं हैं, और महिला अगर आप देखेंगे कि शिवसेना को उद्धव ठाकरे को जो सहानुभूति मिली है,
या जो उनका जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो शिवसेना की है, उसमें अगर जेंडर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो महिलाओं को ये लगता है कि ये इसके साथ में अन्याय हुआ है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब शिवसेना का शिव तीर्थ पे जब मिलावा हुआ था अभी, तो सबसे जी हाँ, पहले दशहरे जो के ऊपर संख्या जो आई थी दशहरे पे, जो सबसे पहले जो हिस्सा भरा था वो महिलाओं वाला भरा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का एक वोट जो है, और दूसरा एकनाथ शिंदे और इन्होंने अंदर ही अंदर ये काफी खूब प्रचार किया कि जो रश्मि ठाकरे हैं वही चला रही थी सारे तंत्र को, और तो उनके भी एक इसका भी एक रिएक्शन है। तो मुझे जी कई बार ऐसा लगता है कि भारतीय समाज जो है वो चुपचाप अपना मन भी बनाता है, अपनी एक प्रतिक्रिया भी देता है। तो ऋतुजा जी का जो साथ रहना हुआ, उसको मैं शिवसेना की ब्रॉडर महिला समर्थक उससे जोड़ता हूँ। जी जी जी। भाऊ, एक सवाल जो आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गुट है, कहीं ना कहीं ये डुप्लीकेट शिवसेना है, ये नकली है, और जनता सोच रही है कि भाई नकालों से सावधान? देखिए, जब जब शिवसेना में टूट हुई है, जब जब शिवसेना से लोग अलग हुए हैं, उन्हें जनता ने रिजेक्ट किया है। चाहे वो छगन भुजबल का विद्रोह हो, या चाहे आप नारायण राणे के समय 11 लोग चले गए थे, लोगों ने बुरी तरह से उनको नकारा है। इनको भी ये पता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हो सकता है 2.5 साल सरकार चल जाए, हो सकता है, लेकिन ये वीआरएस पे, उन्हें भी पता है इसके बाद उनका कुछ नहीं है। ये 40 में से शायद ये 5-6 जो लोगों के चुनाव जीत पाएंगे, बाकी लोगों का डिपॉजिट भी मिलना मुश्किल है। सवाल ये है कि ओरिजिनल शिवसेना किसकी है, कौन तय करेगा? आप कुछ सिलेक्टेड जो बिके हुए लोग हैं उनसे, उनके भरोसे तय करोगे, या शिवसेना शिव सैनिकों से बनती है? कोई भी राजनीतिक दल विधायकों से और सांसदों से नहीं होता। कोई भी राजनीतिक दल उसके कार्यकर्ताओं का होता है, और यदि कार्यकर्ता उद्धव के साथ है, तो पहले ये कहा गया था कि कोई उनके साथ नहीं है, तो चलो ठीक है भैया, आपकी बात मान ले। फिर उसके बाद आदित्य ठाकरे के जो टूर्स निकले, उसके जो मैसिव मैंडेट मिला, जो मैसिव लोग साथ में लगे, तो लोग बोलेंगे ये भी बोगस है, चलो ये भी मान लिया। और जो आखिरी जो टेस्ट था वो था दशहरे के रैली का। एक रैली प्रायोजित थी, एक रैली आयोजित थी। आयोजित रैली में जो लोग आए थे, अपने घर से रोटी लेके आए थे, अपनी गाड़ियों से आए थे, अपनी व्यवस्था से आए थे, वो अपने नेता के लिए आए थे, अपने पार्टी के लिए आए थे। दूसरी ओर हजारों बसें लगा के करोड़ों रुपए का पेमेंट करके व्हाइट में पेमेंट दिया है, ये रिसीट्स है लोगों के पास। लोग लाए गए थे, जो लोग लाए वो भाषण पढ़ रहे थे, तो वो लोग जा रहे थे। किसको ये बोला गया था कि आपको दशहरा देखना है, किसी को कहा था मुंबई घूमना है। यहाँ पे इस आयोजन में जो सालों से होता आ रहा है, शिवसेना का वैसा ही आयोजन था। उद्धव ने वही किया, उद्धव आए, वो परंपरा कायम रखी। दूसरी ओर आप देखिए 15 फुट की तलवार की नौटंकी, खाली चेयर की नौटंकी, ठाकरे के परिवार के बाकी लोगों को लाने की नौटंकी, कोई दिगे साहब की बहन को लाने की नौटंकी। ये नौटंकी की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? ये आपको जब मॉडल्स आपको रखने होते हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं। जिसके प्रोडक्ट में दम होता है वो तो सीधा प्रोडक्ट के साथ आता है। वही आपको इन 2 रैलियों के बीच में देखा। अब 2 रैलियों के बाद जब हम लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि शिवसेना असली कौन है, क्या ये इन लोगों को समझ में नहीं आया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर इस चुनाव में, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर इस चुनाव में अगर बीजेपी हारी और उद्धव ठाकरे जीते, फिर आप क्या सिनेरियो देखते हैं? क्योंकि मैं तो बात 2024 की ही करूंगा आपसे। तो उसके बाद सिनेरियो तो मैंने यही कहा, इसमें 2 सिनेरियो निकल के आते हैं कि ओरिजिनल शिवसेना उद्धव की है, इस पे एक स्टैंप लग जाएगा। दूसरा स्टैंप ये लग जाएगा कि महाविकास आघाड़ी जब साथ लड़ती है तो वोट ट्रांसफर होते हैं, बीजेपी साथ लड़ती है तो वोट ट्रांसफर नहीं होते। यदि कांग्रेस के वोट ट्रांसफर हो गए ऋतुजा लटके को, और यदि उसका मार्जिन बढ़ गया, तो आप समझ जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं दीपक जी, बीजेपी 2024 में यदि सिंगल डिजिट पे आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। महाराष्ट्र में यदि 28 की 28 सीटों पे यदि आप
42 सीटों पे यदि आप तय कर 48 ले, 48 यदि 48 48 सीटों पे, सॉरी 48 सीटों पे आप तय कर ले, तो आपको पता पड़ेगा कि ये दोनों वोट मत प्रतिशत एक, जब मत एक हो जाते हैं एनसीपी कांग्रेस सेना के, तो उसके मायने क्या है। और ये जो बार बार आरोप लगा रहे थे कि आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव जीत के आ रहे हो, ये भी आज इस विधानसभा के उपचुनाव में तय होगा, क्योंकि जब बीजेपी लड़ेगी तो नरेंद्र मोदी का तो चेहरा होगा ना। कुछ लोग भाऊ ये कह रहे थे कि मराठियों का एक चरित्र होता है, जो मराठी हैं, छत्रपति शिवाजी के जो शिष्य हैं, उनका एक चरित्र है कि जो कमजोर आदमी है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके साथ गद्दारी हुई है, कहीं ना कहीं वो दिल उसको दे देते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, भले वो जीते हारे जो करे। ये जो एक माइंडसेट है, क्या आपको दिखता है? आप इस वक्त तो महाराष्ट्र में ही हैं। लोगों से पूछता हूँ कि पान की दुकान पे कहीं पे भी हर एक के है कि उद्धव के साथ गलत हुआ साहब। हर आदमी एक कहता है कि उद्धव के साथ गलत किया। कोई ये नहीं कहता कि 2.5 साल में उद्धव ने गलत किया। 2.5 साल में उद्धव ने कुछ नहीं किया होगा विदर्भ के लिए, लोग भूल गए उस बात को। उद्धव के साथ गलत किया, ये अब टोन सेट हो गया है। मैं ये जानना चाह रहा था, और मैं छोटा संक्षिप्त आंसर अनुराग जी दे रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो एकनाथ शिंदे की जो बारात आई है, इस बारात में जो विधायक हैं, जो मंत्री नहीं बने हैं, अगर धीरे धीरे इनके ईडी के मामले, इनकम टैक्स के मामले देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह ने सुलटा दिए, ऐसा हो सकता है कि मामले सुलटाने के बाद वापस जाके गोद में बैठ जाए उद्धव ठाकरे की? कल मुझे एक बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया, तो जी। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगा कि डिप्टी सीएम का जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसने उस बैठक में शिरकत की, लेकिन मुख्यमंत्री का जो निजी सचिव था या प्राइवेट सेक्रेटरी था, वो उसमें नहीं आया था। तो ये वहां पे इशारा साफ है कि शासन कौन चला रहा है और किसके सर पे शासन उन्होंने ताज रख रखा है। जी भाऊ, आपको जाना है, अंतिम सवाल आपसे, ये जो अनुराग जी ने बताया कि साहब कहीं पर मौजूदगी का एहसास ही नहीं है कि एकनाथ शिंदे मंत्रालय में मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना ही उनका कैंडिडेट को टिकट मिलता है बाई इलेक्शन में, ना ही उनकी सुनी जा रही है, ना ही वो फैसले ले रहे हैं, तो इनकी हैसियत है क्या इस वक्त एकनाथ शिंदे की? महाराष्ट्र का हाउस 282 का है, उसमें 41 लोगों का सेनापति यदि मुख्यमंत्री बने तो हैसियत तो 106 वाले की होगी, और वही दिख रही है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे ये रबर स्टैंप है। एकनाथ शिंदे के जीवन में उनको मुख्यमंत्री ये लगवाना था अपने नाम के आगे, ठप्पा लगवाना था। उनकी ठरक पूरी हो गई। बीजेपी विन विन पोजीशन में है क्योंकि सरकार गिरा दी, शिवसेना विन विन पोजीशन में है क्योंकि जितनी भी गंदगी थी वो निकल गई। इसमें लॉस सिर्फ महाराष्ट्र की जनता का। दोस्तों, माया नगरी की जो राजनीति है वो भी माया जैसी है, मायावी है, और शायद इसीलिए मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी उद्धव ठाकरे का मकान गिराने में, शिवसेना का मुख्यालय ध्वस्त करने में, पार्टी खत्म करने में, चुनाव चिन्ह छीनने में, बगावत करने में, मुख्यमंत्री की कुर्सी उतारने से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैंने कहा ना, मायावी है महाराष्ट्र की राजनीति, और शायद इसीलिए आप कह सकते हैं कि फिर ज़मीन से एक बार दोबारा खड़े होते उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है मुकद्दर का सिकंदर हो सकता है कि मुकद्दर का सिकंदर इस बार उद्धव ठाकरे। बहरहाल इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये जो जंग है, द मराठा वॉर, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, और लोग ऐसा कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने जैसे अभी से हथियार फेंक दिए हों, क्योंकि इस बार तो बीजेपी ने उन्हें इस सीट से लड़ने भी नहीं दिया, और कुछ कहते हैं कि शिंदे साहब के पास उम्मीदवार तक नहीं था। बहरहाल जो भी है, नतीजे में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसका इंतज़ार हम करते हैं, और मैं अपडेट करता रहूँगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया अभी भी इसको बहुत डिस्टॉर्ट करके दिखा रही है। जो कहानी बयां की जा रही है मुंबई की या उद्धव ठाकरे खेमे की, वो वाकई मुझे लगता है उस पर किसी को यकीन नहीं होगा। तो इसलिए गोदी मीडिया के जो झूठ है उससे पर्दा हटाना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट महाराष्ट्र में शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और कमेंट्स प्लीज़ आप लिखना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिले, वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप देखें और उस पर रिएक्ट करें, कमेंट्स भेजें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।